विशेष मुद्दा है कि आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी की किया है 2007 की कार्यकाल में उन्होंने बहुत ही अच्छा लॉ एंड ऑर्डर रहा, कानून व्यवस्था नंबर 1 की रही। क्या मानते हैं आप लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के, या इसे क्या मानते हैं? देखिए अविनाश जी, सबसे पहली बात यह है कि मायावती की सरकार, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार 2007 में बनी और 2011 तक चली। निसंदेह है, क्योंकि किसी की भी सराहना अगर वो सच में सही है और उसने अच्छा अपना कार्यकाल बिताया है तो उसकी सराहना करना हमारी कोई नीचा दिखाने की बात नहीं होती है और उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से मायावती सरकार ने क्राइम पर बहुत अच्छा अपना वर्चस्व दिखाया, बहुत अच्छा उन्होंने अपने कार्यकाल को निभाया और क्राइम रेट को उन्होंने कम किया अपने कार्यकाल में। तो मैं इस बात को, तो नेताजी कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा उन्होंने चलाया, निसंदेह निसंकोच। अब अगर हम बात करें कि हमारी पार्टी सुभाषपा उनके साथ जाएगी नहीं जाएगी, यह एक शीर्ष नेतृत्व का विषय है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का जो निर्णय होगा वो शोषितों, वंचितों और जितने भी दबे कुचले लोग हैं उनके निर्णय के लिए, उनके न्याय के लिए जो भी नेताजी निर्णय लेंगे वो सर्वोपरि होगा, जहां तक हमारा सोचना। जी, तो हमारे साथ जो बहुजन समाज पार्टी से रिंकू भारद्वाज जी हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इस तरह का अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी चाहते हैं कि इस सराहना को क्या मान रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। बात यह है कि देखिए, पहले बात तो माननीय आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी का जो वक्तव्य आया है कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकाल अच्छा रहा है, और इसके पहले हम आपको ले जाना चाहते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं हम बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को मानने वाले हैं, मान्यवर कांसीराम साहब के हम उनके नेतृत्व में सीखे हुए हैं, और आप ये भी जानते होंगे कि वो पहले सबसे पहले राजनीति की शुरुआत भी बहुजन समाज पार्टी से भी की है, बहुजन समाज पार्टी में जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। तो वो बहुजन समाज पार्टी को बहुत करीब से जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी क्या अच्छी है क्या बुरी है, क्योंकि रह चुके हैं, यहाँ सदस्य भी रह चुके हैं, इसमें काम भी कर चुके हैं पार्टी में। तो वो बहुत अच्छे बड़े नेता हैं और वो हर चीज को जानने के लिए सक्षम है। दूसरी बात, अगर वो कह रहे हैं तो बिल्कुल वो अपने दिल की बात कह रहे हैं। दिल की बात इस वजह से कह रहे हैं कि मैं भी ये भी, क्योंकि वो कई जगह जा चुके हैं, चाहे वो सम्मान की बात हो, चाहे उनके और कामों की बात हो, हर जगह वो रह चुके हैं। तो फिर मुझे ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी में अपने वो जो है अपने दिल की बातों को ला करके वो बताना चाह रहे हैं, सच्चाई को बयां कर रहे हैं, और उनका जो बहुत स्वागत है और हम लोग उनका बहुत अभिनंदन करते हैं। वो रिस्पेक्टेड नेता है, जिसकी वजह भाई जिनको हम मानते हैं कि हर चीज वो जानते हैं। तो ललित जी, क्या लगता है कि अब तक आप लोग समाजवादी पार्टी के साथ रहे, अब कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की सराहना हो रही थी, अब बसपा की हो रही है, क्या क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं? देखिए, हमारा जो नेता है वो बड़ा ही करता है और समाज के लिए, समाज के हित के लिए किसी से भी नहीं दबना, उनका यही अंदाज जो है राजनीति में एक अलग छवि लेकर आता है। मैं आपसे बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो बदलाव नेताजी लेकर आए, एक बेबाक अंदाज का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, बगावत न्याय के लिए करने के लिए हमारे नेता कभी पीछे नहीं होते। आपने देखा होगा कि अमित शाह के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करने वाला अगर कोई नेता है तो इकलौता पूर्वांचल में कोई नेता है तो ओम प्रकाश राजभर। आदित्य योगीनाथ जी के सामने अगर खड़े होकर कोई बेबाक अंदाज में बात करने वाला इकलौता कोई पूर्वांचल का नेता है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। आज आपने सदन चल रहा, सदन में आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव को जिस हिसाब से और जिस अंदाज से उन्होंने जवाब दिया, आप समझ सकते हैं किसी से दबने का कोई काम नहीं, क्योंकि ईमानदार छवि है। तो ईमानदार छवि है तो कहीं पर भी बोलेगा, और न्याय के लिए किसी के साथ होना और किसी से बगावत करना, ये तो राजनीति। देखिए, जितने लोग भी सत्ता में आए बिना गठबंधन के कोई सत्ता में नहीं है। गठबंधन सत्ता में आने के लिए लोग करते हैं, गठबंधन टूटता है। इससे पहले बसपा का समाजवादी के साथ गठबंधन था, आपने देखा होगा। गठबंधन चुनाव
चुनाव जब तक था तब तक गठबंधन चला, सरकार नहीं बनी, गठबंधन टूट गया। तो गठबंधन करना एक राजनीतिक परंपरा मान सकते हैं आप सत्ता में आने के लिए। सत्ता में आने के बाद क्या सुधार होना चाहिए, किस पे काम होना चाहिए, उस अंदाज में हमारे नेताजी फेमस है पूरे भारत में कि भाई उस चीज के लिए आप पीछे नहीं हटते। बहुत तेजी से चल रहा है जातिगत जनगणना को लेकर के, आपके भी नेताजी कह रहे हैं और अखिलेश यादव जी भी सदन में उन्होंने बात रखी है। तो क्या ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और नेताजी हमारे 20 साल से 21 साल हो गया, हमारे नेताजी जातिगत जनगणना चाहते हैं, लेकिन अभी अखिलेश यादव को भी जल्दी से, उसको लगता है हफ्ते भर पहले कि उनकी डिमांड है सदन में कि नहीं ये होना चाहिए, लेकिन हमारे नेता पिछले 20 साल से इन बातों पर चिल्ला रहे हैं। और जहां पर भी रहे हैं वो कहते हैं कि मैं यहाँ रहूंगा वहां पर भी चिल्लाऊंगा, वहां रहूंगा वहां पर भी चिल्लाऊंगा, और अगर वहां जाऊंगा तो वहां पर भी न्याय के लिए चिल्लाऊंगा, क्योंकि दबने का काम नेता हमारा नहीं करता। तो होना चाहिए। रिंकू जी, आप क्या कहेंगे जातिगत जनगणना? देखिए, जातिगत जनगणना, और अभी ललित भाई ने बताया कि भाई नेताजी 20 साल से चिल्ला रहे हैं, और ये भी आप जानते होंगे कि बहुजन समाज पार्टी इस बात की बहुत बड़ी पक्षधर रही है। ठीक है। और माननीय ओम प्रकाश राजभर का भी एक वक्तव्य भी आप सुने होंगे, बीच में उन्होंने कहा कि इस जातिगत जनगणना को लेकर के सबसे ज्यादा अगर एक्टिव मोड में अगर रही तो बहुजन समाज पार्टी ही रही है। तो बहुजन समाज पार्टी तो हमेशा चाहती है जातियों को सम्मान देना, और बहुजन समाज पार्टी का तो ये नारा ही रहा है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जाहिर सी बात है हम उसके तो पक्षधर हैं, हम 100%। और जो रहे, जी बोले। लोकसभा के चुनाव में क्या ओम प्रकाश राजभर जी को, ललित जी को अपने पार्टी के साथ जोड़ेंगे? बिल्कुल। देखिए, बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा लेकर चलती है। और देखिए, किसी एक पार्टिकुलर लोग की पार्टी, जो एक लगता है कि एक छवि है कि किसी एक व्यक्ति, एक जाति विशेष की पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे समाज को, हर एक समाज को जोड़ने वाली पार्टी है। आप पिछले जितने भी कार्यकाल या बहुजन समाज पार्टी को में देखेंगे तो सभी जाति के सभी लोग मंत्री बने हैं, सभी लोग विधायक बने हैं, हर एक लोग में टिकट का बंटवारा से लेकर सभी चीजें उनको मिली हैं। हिस्सा की बात है तो बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा कोई हिस्सा देने वाला नहीं है। और हम तो बिल्कुल स्वागत करेंगे, ओम प्रकाश राजभर जी अगर आना चाहेंगे तो। बहुजन समाज पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और बहन कुमारी मायावती जी ने कभी इस चीज पर परहेज ही नहीं किया। अगर जो सच्चा है और अच्छा है और बहुजन समाज पार्टी में वो आना चाहता है स्वेच्छा से और संविधान को मानने वाला है, मान्यवर साहब को मानने वाला, तो ओम प्रकाश राजभर से अच्छा कोई नहीं है। बिल्कुल वो बहुजन समाज पार्टी में उनका बहुत स्वागत है, और शीर्ष नेतृत्व हमारा उसको जो है बहुत मंथन करेगा। क्योंकि आप जान रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी अपने भारत की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है, और जो भी वो करेगी, जो सोच समझ के करेगी, जो लंबे टर्म तक जिससे जो है देश में बदलाव आए, प्रदेश में बदलाव आए, जिससे जो लोगों को सामाजिक न्याय मिले, उसके लिए वो तत्पर है और करेगी। क्या मानते हैं कि ये जो लोकसभा का चुनाव, उससे पहले जो नगर निकाय का चुनाव, जी। और बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहा है कि हम लोकसभा के चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो इस तरह का जो आ रहा है, देखिए तो क्या लगता है कि बहन कुमारी मायावती बहुत बड़ी लीडर हैं, और उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री जैसे मतलब एक बड़े प्रदेश का पदभार संभाला है, और एक बार वो जो है पूर्ण बहुमत की भी सरकार बना चुकी। तो उनको पता है कि हमारी शक्ति क्या है, हमारे पास लोग क्या है, हमारे पास वोट जो बैलेंस वोट है हमारे पास क्या है। हमको जो अदर लोग हैं जो हमसे कट गए हैं वो जोड़ करके हम चुनाव को इजीली अकेले फाइट कर सकते हैं। इस वजह से उन्होंने अपने इस वक्तव्य को दिया। लेकिन हम ये मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अगर कोई आना चाहेगा तो उसे कभी परहेज भी नहीं करेगी। पिछड़ा का आरक्षण समाप्त कर दिया गया, निकाय चुनाव अप्रैल में होने जा रहा है। अभी आज का जो अपडेट है कि अप्रैल में चुनाव होगा, तो क्या लगता है कि पिछड़े के जो जितने भी नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी हुए, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हुए, चाहे तमाम ऐसे जो नेता हैं, तो क्या लगता है कि कहीं न कहीं कमियां रह गई? क्या हुआ कि अपना अधिकार नहीं ले पाए, या आरक्षण को खत्म कर दिया कुछ चीजें हम आपको बहुत थोड़ी राजनीति से भी और रिलेटेड हटके भी बात करनी पड़ेगी। बाकी जो अभी तक जो पिछड़े या शूद्र कार्ड खेला जा रहा है, ये कुछ दिन पहले शूद्र कार्ड नहीं था।
शूद्र कार्ड इस वजह से नहीं था कि लोग पेवर हिंदू थे। और माननीय अखिलेश यादव क्या बात करेंगे पिछड़ों की। वो अकेले जब जब पिछड़ा आयोग गठन हो रहा था, उन्होंने ये खुद अकेले कहा कि अगर पिछड़ा आयोग बन जाएगा तो यादवों का, यानी जिस वो समाज से आते हैं, उनका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अकेले वो पिछड़े में 27% आरक्षण में सबसे ज्यादा अगर फायदा मिलता है तो उनको मिलता है। इस वजह से वो पिछड़ों की बात अब करने शुरू कर दिए हैं। उसमें भी पिछड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, वो शूद्र की बात कर रहे हैं। सिर्फ पिछड़ों की बात करें, पिछड़ों का बंटवारा कर दे। मैं इस बात से बहुत इम्प्रेस था। माननीय ओम प्रकाश राजभर, ये भाई साहब बैठे हैं, ललित वर्मा जी, मैं आदरणीय ओम प्रकाश राजभर से बहुत इस बात से इम्प्रेस था कि उन्होंने ओबीसी जो रिजर्वेशन था उसको 3 भागों में बांटने की बात की थी। उस टाइम ये जो है बीजेपी गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे उस टाइम। लेकिन उन्होंने, मुझे ये उनका जो वक्तव्य है या जो बातें चली हैं मीडिया न्यूज चैनल से, कि उसी नाराजगी की वजह से वो अलग भी हुए कि फिर उसी लिए उन्होंने फिर जाके सपा भी ज्वाइन किया। सपा में हालांकि वो गए थे मुख्यमंत्री बनाने, लेकिन हो नहीं पाया। खैर, तो उसके बाद फिर अब बाहर आए हैं, तो अब देखिए वो क्या होता है। मुझे उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी मुझे नहीं करनी है। लेकिन ये जो है पिछड़ों को, जो है पिछड़ों का अधिकार बीजेपी निश्चित तौर पे खत्म करना चाह रही है। उनको जो है एक बैकफुट पे जो है ढकेलना चाह रही है। इस बात में कोई निसंदेह आप इस बात को हम कह सकते हैं कि पिछड़ों का आरक्षण खत्म होने वाला है। आरक्षण को लेकर के जो आरक्षण समाप्त कर दिया गया, अप्रैल में चुनाव होने जा रहा है, ओबीसी आरक्षण, क्योंकि पिछड़ा की लड़ाई आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर जी भी लड़ते हैं और अखिलेश यादव जी भी लड़ते हैं, तो आप लोग भी पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं। तो क्या मानते हैं आरक्षण जो समाप्त किया गया? ललित जी। जी, पिछड़ा का जो आरक्षण समाप्त किया गया है और चुनाव होने जा रहा है, तो क्या मानते हैं इसको? जो निकाय चुनाव में, सुन पा रहे हैं? निकाय चुनाव लगा था इसमें, वो हो गया। निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है और अप्रैल में चुनाव होने जा रहा है। तो किसको इसका माना जाए कि किसकी गलती से ऐसा हो रहा है, या आप लोगों को आरक्षण की जरूरत नहीं है, आप उच्च लेवल पे पहुंच चुके हैं, क्या ऐसा है? देखिए, आरक्षण का जो विषय है इस पे बहुत ज्यादा मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, परंतु बात यह है कि आरक्षण जिस हिसाब से खत्म किया गया उस पे हमारी जजमेंट ने रोक लगाया था। तो जब चुनाव होगा उससे पहले जो निर्णय आएगा उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता है। तो इसके पक्ष में है खत्म कर दिया जाए, अब इसकी जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? अगर ऐसा होता तो ये रोक टोक होती क्यों? क्योंकि आपके नेता कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जो मान्यवर साहब ने, मान्यवर कांशीराम ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये भी एक आरक्षण पर भी माना जाए, लगता है कि आरक्षण पर भी लागू होता है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना आरक्षण दिया जाए, और ऐसे में आरक्षण समाप्त। देखिए, आरक्षण समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जातिगत जनगणना के बाद एक, अगर आप कैसे कह रहे हैं, अभी अप्रैल में चुनाव होने जा रहा है, आरक्षण समाप्त कर दिया गया, ओबीसी का, सिर्फ एससी का नहीं, सिर्फ ओबीसी का। देखिए, अभी इस विषय पर मैं ज्यादा आपसे टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। बताइए रिंकू जी। देखिए, ओबीसी आरक्षण अगर खत्म होने की बात, देखिए पहली बात तो ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा, आरक्षण ही बड़ा मुद्दा है, बहुत जिसपे विवादों पे हमेशा बात रहती है। कुछ लोग, एक पक्ष कहता है कि मुझे आरक्षण से बड़ा विरोध है, लेकिन मुझे आज ये सभी लोग जान चुके हैं कि कौन ऐसा समाज जो है जो आरक्षण नहीं ले रहा है। कोई ऐसा है? सभी को आरक्षण हो गया। आप जो जनरल की बात करें, फॉरवर्ड के पास 10% आरक्षण है, बैकवर्ड के पास 27% और 21% बचा जो है एससी एसटी के पास। सभी के पास आरक्षण है, लेकिन आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? और ओबीसी वाले अपने आरक्षण को खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे आरक्षण। इसी तरह की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की ऑल बटन दबाएं।